अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद मुबारक। नाज़रीन, ईद की खुशियाँ जारी हैं और आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त है कि अपनी ईद में दो चीज़ें अगर आप याद रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। एक तो कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी। नाज़रीन, कश्मीरी वो बदकिस्मत कौम है जो पिछले 70 साल से भारत के मज़ालिम बर्दाश्त कर रहा है, कर रहे हैं, लेकिन उनको ईद की नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त नहीं दी जाती। आज भी ऐसे ही हुआ। हुकूमत हिंद जो है, हुकूमत भारत जो है, मोदी सरकार, उसने पाबंदी आयद कर रखी थी ईद की नमाज पर श्रीनगर में और दीगर शहरों में। उस पर क्या हुआ वो तो आप किसी तफसील किसी और वक्त के लिए, लेकिन कश्मीरियों की जद्दोजहद को याद रखना और उनकी अखलाकी और सफारती हिमायत ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हमारे भाई हैं और पाकिस्तान के नाम पर वो बहुत मुश्किलात काट रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी दरख्वास्त ये करनी है कि अपनी ईद की इन खुशियों में जब हम अपने बच्चों के लिए खुशियाँ ढूंढते हैं, नई नई नित नई कपड़े और नित नए जूते ढूंढते हैं। नाज़रीन, कोविड-19 की वजह से बहुत सी सफ़ेद पोश फैमिलीज़ वो गुर्बत की लकीर के करीब तकरीबन पहुँच चुकी हैं। अपनी इन खुशियों में उन्हें ज़रूर याद रखें। अगले 2 दिन हैं कुर्बानी के, कुर्बानी भी कीजिए, लेकिन अगर किसी और तरह से अगर हम उनकी खुशी शेयर कर सकें तो वो बहुत ही एहसन इकदाम होगा। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं AM न्यूज़ पर व्यूज़ ऑन न्यूज़। आज बहुत तवील अरसे के बाद आसिफ अली जरदारी से टेलीफोन पर गपशप हुई। हाँ, टेलीफोन पर शायद ये पहला मौका हो, इससे पहले भी एक आध बार हो सकता है हुई हो, मुझे अभी कोई बहुत अच्छी तरह से याद नहीं, लेकिन पिछले यूँ समझिए कि 2-3 साल में टेलीफोन पर गुफ्तगू का ये पहला मौका है। बिलमुशाफा उनसे बहुत मुलाकातें होती रहीं, कई सालों से होती रहीं, लेकिन जब वो जेल गए तो उसके बाद उनसे मुलाकातों का सिलसिला मुनक़ता हुआ। उसके बाद फिर वो इलाज के लिए कराची चले गए तो उनसे बात नहीं हो पा रही थी। आज अचानक ईद की मुबारकबाद देने के लिए आसिफ अली जरदारी का फ़ोन आ गया। हमने उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन हमने उनसे कुछ सियासी गुफ्तगू भी की। मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्या मौजूदा हुकूमत को अपोजिशन गिराना चाहती है, क्या करना चाहती है, कब तक गिरा सकेगी। आसिफ अली जरदारी का ये कहना था कि ये हुकूमत अपने बोझ तले गिरेगी। आसिफ जरदारी का ये कहना था कि ये हुकूमत अपने ही बोझ से गिरेगी, लेकिन उन्होंने एक और बहुत ही बारीक जुमला कहा। मैं उसे सियासत में बारीक जुमला समझता हूँ। उनका ये कहना था कि आसिफ अली जरदारी का, माफ़ कीजिएगा, उनका ये कहना था कि इमरान खान को जो लोग लेकर आए हैं उनके लिए अब PTI और इमरान खान एक बहुत ही स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं और उन्हें और बहुत से काम हैं। मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्या अब शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को क्या मशवरा देना चाहेंगे। तो आसिफ अली जरदारी का कहना था कि लड़ते रहें, लड़ते रहें, हाँ, जल्द कामयाबी हासिल होगी और मुत्तहिद रहें। मतलब जो उनका पैगाम था पोजीशन के लिए वो ये था कि फ़रोई बातों पर एक दूसरे से इख्तलाफात बेशक रखें, लेकिन उसको लड़ाई में तब्दील ना करें, मुत्तहिद रहें तो आपको कामयाबी जल्द मिलेगी। उनका ये भी कहना था कि मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपके बकौल अगर हुकूमत का पाकिस्तान रहना मुल्क के लिए नुकसानदेह है तो फिर मुल्क कब तक ये नुकसान बर्दाश्त करेगा। तो उनका ये कहना था कि ये तो उनको सोचना चाहिए जो लाए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वक्त करीब आ रहा है। और उनका ये भी कहना था कि मुल्क देखते हैं कि मुल्क कब तक बर्दाश्त करता है। फिर मैंने उनसे ये सवाल किया कि अपने पार्टी वर्कर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे। उनका यही कहना था कि लड़ते रहें, जद्दोजहद जारी रखें, क्योंकि सियासत में जद्दोजहद ही एक रास्ता है जो आपको हतमी कामयाबी दिलाता है। सेहत के हवाले से आज वो काफ़ी बेहतर दिखाई दिए। उनका ये कहना था, मैंने उनसे सवाल पूछा कि सेहत कैसी है, तो उन्होंने कहा सेहत भी अच्छी है और स्पिरिट्स भी बहुत अच्छी हैं। यानी वो बहुत पुरज़्म लग रहे थे अपनी गुफ्तगू से। आवाज़ में उनकी वो खनक, एक ज़माने की जो 2-3 साल पुरानी जो आवाज़ में खनक हुआ करती थी, वो लौट आई है उनकी। वरना वो दरमियान में जब वो गुफ्तगू करते थे बीमारी की हालत में, कई बार उनसे गुफ्तगू हुई बिलमुशाफा, तो उनकी गुफ्तगू में वो इस्तेहकाम जिसको कहते हैं, या वो ज़ोर नहीं था जो एक ज़माने में आसिफ अली जरदारी की आवाज़ में हुआ करता था। लेकिन अब उनका ये कहना है कि इलाज के बाद वो बहुत बेहतर महसूस करते हैं और उनकी आवाज़ से भी ये लगा कि वो बहुत बेहतर महसूस करते हैं। कश्मीर के हवाले से वो बहुत कंसर्न थे। उनका ये कहना था कि मोदी सरकार तमाम
جو روایات ہیں ان کو بالائے طاق رکھ رہی ہے. کشمیر میں وہ اپنے لوگوں کو بسا رہے ہیں، یعنی کہ بھارت سے لا کر ہندو آبادی کو بسا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ آبادی کو برابر کر لیں گے، اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے، تو اس وقت پھر وہ اقوام متحدہ کو دعوت دیں گے. میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو ایک ایگریسو کیمپین چلانی چاہیے، سفارتی کیمپین، تاکہ مودی دنیا میں نہ صرف بے نقاب ہو بلکہ دنیا، اگر ہم ایگریسو کیمپین چلائیں گے تو وہ مودی پر اس کا پریشر پڑے گا، اور اسی طرح مودی کو ان حرکتوں سے روکا جا سکتا ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم نے یہ کیمپین نہ چلائی تو بڑا نقصان ہوگا پاکستان کو، اور کشمیریوں کو پھر شاید کچھ نہ ملے، لمبے عرصے تک مزید جدوجہد کرنی پڑے. ناظرین، یہ تازہ ترین تھی. آصف علی زرداری سے ہم نے یہ بھی وعدہ لیا ہے کہ وہ ہم سے کچھ ہر چند دن کے بعد ضرور گفتگو کریں گے. میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ ملاقات کب ہوگی، ملاقاتیں کب شروع کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ سیاسی سرگرمیاں کب شروع کر رہے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عمر چونکہ ایک ایسی ہے جس میں احتیاط ضروری ہے، کرونا ذرا کم ہو جائے، کرونا سے نمٹ لیں تو پھر ملاقاتیں، جرنلسٹ سے بھی ملاقاتیں ہوں گی اور عوام سے بھی ملاقاتیں ہوں گی. ناظرین، یہ ان کا پیغام تھا. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. بس اپنا خیال کیجئے. کووڈ-19 ابھی واپس نہیں گیا، ابھی کم بھی نہیں ہوا، صرف ٹیسٹنگ کم ہوئی ہے. اپنا خیال کیجئے، اپنے بچوں کا خیال کیجئے، اپنے والدین اور رشتہ داروں کا خیال کیجئے. اور اس درخواست کے ساتھ کہ ناظرین اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ڈیپ انسائٹ نت نئی خبریں، ایکسکلوسیو سٹوریز ملتی رہیں.